बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। एवरी ट्यूसडे 6 to 7 p.m. I do the live legal show where I take your phone calls and share the immigration law and human rights. If you or any family of member have any issue or they want any advice, you can call us. In case you want a comprehensive advice or your matter is pending with the court or the home office, you can drop the email or you can visit office, and then after going through all the paperwork and I will be in a better position to give the appropriate advice. नॉर्मली दोस्तों से ये कहते हैं कि जब अगर आपका कोई केस पेंडिंग है, कोई आपको क्वेरी पूछी गई है या आपको कोई ऐसा मैटर है जो कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि बेटर कि या तो आप किसी भी लोकल सॉलिसिटर को या आप हमसे मिल लें, लेकिन ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब हम कम से कम जो आपका पेपर वर्क है उसको देखें और एक बेहतर एडवाइस कर सकेंगे। तो आज बिला वक्त ज़ाय करते बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए सर, आप लाइव हैं, आपका सवाल क्या है जी? हेलो सर, मेरा सवाल ये है, मेरे फ्रेंड ने शादी मनाना है, वो लीगल है इधर। राइट। उसकी जो मिसेज है वो इटालियन पासपोर्ट है उसके पास। राइट। अभी 2 साल इकट्ठे रह के इंडिया नहीं जाना उसने, इधर ही 2 साल इकट्ठे रह लें कि रजिस्टर करा लें और रिलीजियन मैरिज करा लें। ठीक। कौन सा अच्छा रहेगा? और जो आपका दोस्त है उसके पास स्टेटस क्या है जी यहाँ पे? वो लीगल है जी, उसका स्टूडेंट था, वो बस्ते हो गया। ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए, लॉ के मुताबिक अगर आप यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपके पास वीज़ा ना हो, आप ओवरस्टे हों या आप अनफॉर्चुनेटली इसको लफ्ज़ बोलते हैं इलीगल हों, तो अगर आप यूरोपियन के साथ शादी करते हो तो वो जो टाइम था वो 31 दिसंबर है। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो वो अंडर यूरोपियन लॉ नहीं आएगी। पहले ये था कि यूरोपियन लॉ के तहत कोई यूरोपियन नेशनल यूके में रहते हुए अगर किसी शादी करता है तो उसका जो डिपेंडेंट है उसके पास राइट है कि उसके जो भी स्टेटस हो वो विद इन अ कंट्री यहाँ पे लीव टू रिमेन और ये स्विच कर सकता था एज ए डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन नेशनल। उसके लिए 2 रिक्वायरमेंट थी, दोनों में से एक जो भी उसको सूट करती थी, या तो कम से कम वो 2 साल से इकट्ठे रह रहे हों, और सेकेंडली इनके पास सेकंड ऑप्शन ये था कि या वो जाके कोर्ट के अंदर अपने रजिस्ट्रार के सामने अपनी शादी रजिस्टर करवा लें, नॉट कोर्ट, रजिस्ट्रार के सामने जाके काउंसिल के अंदर अपनी शादी रजिस्टर करवा लें। इन दोनों सूरतों में उनके पास राइट था कि वो एप्लीकेशन करें। अब फैक्ट ऑफ द मैटर ये हैं कि 31 दिसंबर के बाद यूरोपियन जो ट्रीटी राइट्स हैं या जो यूरोपियन के अंदर जो रूल्स आते थे वो ब्रेग्जिट की वजह से वो इफेक्टिव नहीं होंगे। तो अगर आपका दोस्त अपनी पार्टनर के साथ 2 साल से रह रहा है तो उसके पास राइट है कि वो अभी 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी स्पाउस एप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन, वो एप्लीकेशन कर ले, और उसके बाद फिर डिपेंड करता है क्या उसके सर्कमस्टांसिस हों, वरना 31 के बाद वो यूरोपियन डिपेंडेंट के लिए कंसिडर नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी भाई। जी भाई, आप लाइव हैं, सवाल क्या आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। प्लीज़। एक क्वेश्चन ये है कि मेरी वाइफ के पास ILR है और उसको ILR से पहले 6 पॉइंट्स लगे थे उसके लाइसेंस पे। राइट। तो अभी उसके 8 महीने हो गए ILR के लिए। मैं उसका पासपोर्ट अप्लाई करना चाहता हूँ आफ्टर 12 मंथ्स में। और आपकी तो वाइफ उसमें को जो उसको अभी आपने इफेक्ट बोला तो नहीं होगा? पॉइंट्स लगे थे 6 पॉइंट, वो कब लगे थे? वो ILR से पहले लगे थे। नहीं, कब यार? पहले का मतलब 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल? कोई 6 महीने पहले लगे थे। ठीक, थैंक यू। और राइट। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि इसी तरह मेरे बेटे के पास भी ILR है और उसके जो पॉइंट लगे हैं वो रिसेंटली लगे हैं, कोई 1 महीना पहले, और उसके ILR को भी 6 महीने हो गए हैं। तो अभी मुझे उनके पासपोर्ट के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो कोई मसला तो नहीं होगा या कैसे होगा? इन दोनों को पॉइंट क्यों लगे हैं? ड्राइविंग की वजह से? एक ड्राइविंग का मोबाइल की यूज की वजह से लगा है और दूसरा जो था वो IN10 है विदाउट इंश्योरेंस ड्राइविंग।
ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए, जो इंडेफिनिट है वो डिपेंड करता है कि आपने अंडर द इमिग्रेशन रूल्स अपना क्राइटेरिया पूरा कर लिया, आपको इंडेफिनिट मिल गया। लेकिन जो नेशनलिटी है उसके लिए कंडीशन है कि आपका जो करैक्टर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और आपके किसी किस्म की आपके ख़िलाफ़ काउंटी कोर्ट जजमेंट, किसी किस्म की कोई कन्विक्शन और किसी किस्म का रोड ट्रैफिक ऑफेंस पेनल्टी नहीं होना चाहिए। अगर ये होते हैं तो होम ऑफिस ने एक डायग्राम बनाया है कि अगर माइनर ऑफेंस हो जैसे 3 पॉइंट तो आप 3 साल की नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 6 हैं या कोई डेंजरस ड्राइविंग की है तो उसके लिए ज़्यादा फेज़ है। ये बिटवीन 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स तक का फेज़ बनाया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जो अगर 3 पॉइंट लगे हैं तो वो 3 साल के लिए फॉर द टाइम बीइंग उनको नहीं अप्लाई करना चाहिए। बट फिर बेटर होगा कि जो आपके कन्विक्शन आपको लगा लेटर आया था वो लें, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाके किसी लोकल वकील को दिखा लें कि कब आप एग्जैक्टली क्वालिफाइड करते हैं। सम हो ये भी होता है कि अगर आपको ये जो पॉइंट हैं वो कोर्ट में जाके आपने इसको कंटेस्ट किया, कोर्ट में जाके लगे और कोर्ट की जजमेंट के बाद लगे तो ये थोड़ा सा सीरियस मैटर हो जाता है। अगर आप इनिशियली आपने गिल्टी फील कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसके डिफरेंट सर्कमस्टांसिस है, इसलिए अगर आपके पॉइंट्स हों, आपको इंडेफिनिट मिल गया, एक आपकी शर्त पूरी हो गई कि आपको इंडेफिनिट मिले हुए साल हो गया, लेकिन दूसरी शर्त ये भी साबित करनी है कि आपके खिलाफ किसी किस्म का कोई पेनल्टी पॉइंट या कोई कोर्ट जजमेंट नहीं है। अब आपके खिलाफ हैं तो नेक्स्ट 3 ईयर्स से, और ये 3 ईयर्स काउंट होंगे जब आपके लाइसेंस के ऊपर पॉइंट लग के आए थे, फ्रॉम दैट डे से या जो जजमेंट हुई थी उस डे से, वो जो भी अप्रोप्रिएट डेट होगी फ्रॉम दैट डेट से 3 साल के बाद आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो। जी फरमाइए। जी जी सर, रियाज साहब। सर आप मेरा नाम लाइव हैं, हैदर है। बोले सवाल क्या आपका। जी हाँ जी, सवाल मेरा ये है जी, मेरे को 22 साल के बाद 2 साल हो गए हैं, मुझे उन्होंने डाल दिया था 10 साल के रूट में। राइट। हाँ जी हाँ जी, तो मेरे को 2.5 साल का वीज़ा दिया था, तो अभी मेरी एज भी 56 की होगी और मैं 1 साल पहले जाके वहाँ पे इंडिया में शादी कराया था। जी, तो शादी करने के बाद अभी इधर आया हूँ। अभी मुझे समझ नहीं आता वाइफ को मंगाने के लिए, जब मंगाने के लिए और जहाँ मेरी इंडेफिनेट हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता, क्या हो सकता। ठीक। अब आपको समझ क्या नहीं आया कि आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं या कब बुलाया जाए, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही आपको। हाँ जी, दोनों चीजें मेरी रिक्वायरमेंट में, मेरी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि मेरी एज भी 56 हो गई है। ओके, तो अभी थैंक यू। एज भी आप नहीं रही। टीवी पे आंसर सुने मेरे भाई, मुझे समझ आ गई। जी देखिए, आपकी एज 54 हो गई है या 52, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपके पास वीज़ा जो है ये आपको अलाउ करता है कि अगर आप इंडिया में शादी की है तो आप अपनी वाइफ को यहाँ पे बुलाएं। अब दूसरा सवाल ये है कि आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कशन लीव जिसके पास होगी, जो पर्सन है डिस्कशन लीव, उसके पास राइट है कि वो अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करे और अपने डिपेंडेंट यहाँ पे बुलाए। आपने शादी की है, अब मेन पॉइंट आता है कि आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। उसकी सबसे पहली ये है कि आपकी इनकम होनी चाहिए जो कि 18,600। नंबर 2, आपकी वाइफ ने वहाँ से A1 आइल्स का एग्ज़ाम पास करना है। नंबर 3, यहाँ पे आपके पास सफिशेंट अकोमोडेशन होनी चाहिए। आपस में आपका राब्ता है और अपने रिलीजियस मैरिज की है वो प्रूफ लगाएंगे। तो जो रिक्वायरमेंट सेटलमेंट पर्सन की होती हैं, के स्पाउस की होती हैं या इंडेफिनिट के स्पाउस की होती हैं, वही रिक्वायरमेंट आपकी भी हैं। मसलन अगर आज अप्लाई नहीं करते और अपने इंडेफिनिट के बाद, जो कि 10 साल के बाद आपको क्वालिफाइड करना है इंडेफिनिट के लिए, 10 साल के बाद अप्लाई करोगे तो तब भी ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। इट नो मीन्स कि आपके फिर उसे बोलो कि मेरे पास डिस्कशन लीव थी तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट थी, अब मेरे पास इंडेफिनिट आ गया तो लिहाजा मेरी डिफरेंट होनी चाहिए। नहीं, इन दोनों सूरतों में आपने उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, इनकम की, अकोमोडेशन की, आपका रिलेशनशिप का, और फाइनली
आपकी वाइफ ने इंग्लिश पास करनी है, और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाओगे तो आपको यहाँ पे आपकी वाइफ को वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन उसको डिस्कशन लीव मिलेगी जब तक आपकी लीव है, और जब फिर आप एक्सटेंड करते जाओगे उसकी एक्सटेंशन होती जाएगी। आपको नेशनलिटी मिलेगी, इंडिफरेंट मिलेगा लेट्स से आफ्टर 8 ईयर्स के बाद, और आपकी वाइफ को उसके 2 साल के बाद यहाँ पे इंडेफिनिट मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो। जी फरमाइए सर, आप लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपसे मैंने एक एडवाइस लेनी थी। मैं लास्ट मंथ आया हूँ पाकिस्तान से, राइट। इंग्लैंड में ना। तो मैंने टर्मिनल नंबर 4 था, टर्मिनल जो था मुझे उन्होंने इमिग्रेशन ने क्लियर उधर से किया और मैं बाहर आ गया। अभी 14 डे क्वारंटीन था मेरा। उसके बाद जब मैं अपना कार्ड लेने गया, BRP कार्ड, तो वो मुझे कहते हैं कि आपके जो है आपके जो विजिटिंग वो जो स्टिकर होता है, वीजा का स्टिकर जो होता है पासपोर्ट के ऊपर, वो कहते हैं कि इसके ऊपर इमिग्रेशन की स्टैंप नहीं लगी है। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल था, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था इतना। तो वो कहते हैं कि इसके ऊपर स्टैंप होनी चाहिए। तो जो पाकिस्तान से ट्रैवल किया था उसकी एग्जिट की स्टैंप तो लगी हुई थी FIA की उधर से। जो इंग्लैंड में इमिग्रेशन काउंटर उन्होंने स्टैंप नहीं लगाई। ओके। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि किससे रब्ता किया जाए। आप कौन से वीजे पे यूके में आए हो? जी आपके पास वीजा कौन सा मेरे भाई? वीजा स्पाउस वीजा मेरा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए आपने क्वारंटीन किया है 14 डेज के लिए, उनको बता दो कि जब मैंने ब्रेग्जिट यहाँ पे एग्जिट किया है या इंटर किया है यूके के अंदर, तो उस वक्त मेरा पासपोर्ट जब स्कैन हुआ है, स्टैंप नहीं लगी, ये मेरे पास प्रूफ है, ये मैंने ट्रैवल किया, ये मेरे पास ट्रैवल की टिकट है, वहाँ से अपने लोड इन हुए थे उसका प्रूफ दे दें, यहाँ से लोड ऑफ हुए हैं उसका। आपके पास मेरे ख्याल कम से कम एक जो ट्रैवलर है उसके पास कम से कम 4 से 5 चीज़ें होती हैं। जब आप वहाँ से चेक इन करते हैं उसका प्रूफ होता है, अपनी टिकट ली थी उसका प्रूफ था, आपके स्टैंप लगी उसका प्रूफ है, और जो आपने उसकी पेमेंट की आपका प्रूफ है। तमाम प्रूफ लगा के देंगे उनको, बोल के ये प्रूफ है, आई एम द सेम पर्सन हु बोट द टिकट, हु ये लोडिंग की है, अनलोडिंग किया है, ऑन टॉप ऑफ दैट ये मेरा स्टैंप लगी है, और ये पॉसिबल नहीं कि मुझे इंटर हुआ हूँ इस फ़्लाइट के ऊपर और रास्ते में मैं उतर के किसी और फ्लाइट पे आ गया हूँ। तो ये मेरी फ़्लाइट है ये, और कोविड-19 की वजह से मैंने 2 वीकली अपने आप को क्वारंटीन किया था। अब मुझे मेरा डॉक्यूमेंट्स दिए जाएँ, वो आपको दे देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम होगा ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, ये भाई रियाज पूछना था कि जो यूरोपियन नेशनल है, राइट, उनके लिए मसलन वो जो शादी करते हैं पाकिस्तान में, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, मसलन वो जो इनकम की है? ओके, प्लीज बता दें। राइट। जो तो अभी करेंगे शादी या वो एप्लीकेशन करते हैं बिफोर द 31 ऑफ दिसंबर, उनके लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट हैं। लेकिन जो उसके बाद करेंगे उन पे तमाम वो शर्तें पूरी होंगी जो ब्रिटिश नेशनल के ऊपर हैं। आज के दिन अगर कोई बंदा यूरोपियन के साथ शादी करने के बाद अप्लाई करता है एज ए डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन, तो उसको सिर्फ उस अपने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा, उसके पास अकोमोडेशन दिखानी होगी। अगर उनकी इनकम कम है 18,000 से तो वो भी मैटर नहीं करती, एज़ फार एज वो ये साबित कर लें कि वो विदाउट रिकोर्स द पब्लिक फ़ंड अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट कर सकते हैं, तो उनका वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। लिहाजा यूरोपियन के डिपेंडेंट के लिए बिफोर द 31 ऑफ दिसंबर 2020 जो कि 15 डे रखते हैं, उस वक्त तक तो आपको ना तो इनकम थ्रेशोल्ड मीट करना है और ना ही आपको जो एप्लीकेंट है उसने इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर 31 ऑफ दिसंबर के बाद अप्लाई करेगा तो वो तमाम यूरोपियन के डिपेंडेंट पे भी वही रूल्स अप्लाई होंगे जो ब्रिटिश नेशनल या सेटल पर्सन, इवन जो रिफ्यूजी स्टेटस वालों के डिपेंडेंट पे होंगे, या जो लोग डिस्कशन लीव के ऊपर हैं। डिस्कशन लीव वालों को भी सेम राइट है कि जब वो अप्लाई करेंगे तो उनको भी इनकम, इंग्लिश, अकोमोडेशन शो करनी पड़ती है। और जो रिफ्यूजी स्टेटस के जो डिपेंडेंट होते हैं, जो कि शादी के बाद रिफ्यूजी स्टेटस मिलने के बाद शादी करते हैं, तो उनको भी ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए वीज़ा अप्लाई करने अलाउ है।
लेकिन जो लोग सालम क्लेम करने से पहले उनका बताया है या शादीशुदा हैं, तो वो अपनी फैमिली को एज ए फैमिली रीयूनियन में अप्लाई करते हैं। अदरवाइज तमाम पे जो इनकम, इंग्लिश, एकोमोडेशन, रिलेशनशिप का जो क्राइटेरिया है वो आलमोस्ट सब तमाम क्राइटेरिया पे आएगा। इसलिए 31 से पहले यूरोपियन के स्पाउस की एप्लीकेशन के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके बाद इसलिए मुझे पता नहीं कि आपने कब अप्लाई करना है। ये ना हो कि मैं कुछ ऐसी एडवाइस कर दूं और बाद में अप्लाई करें बोले आपकी एडवाइस ली थी। तो मेक श्योर करें कि जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आप एक सेकंड ओपिनियन लाजमी ले लें। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? जी बात कर लें। बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, आप लाइव हैं मेरे भाई, सवाल पूछिए आप। जी रियाज भाई, मैं अकील बात कर रहा हूँ इटली से। राइट, आप टीवी बंद कर दें, बस फोन पे बात करें मेरे भाई, फिर बात होगी आपसे। जी ठीक है भाई, रियाज इटली से बात कर रहा हूँ। तो मैं वीजा अप्लाई करना चाह रहा हूँ इंग्लैंड का, पेपर भी मेरे पास हैं। ठीक, लेकिन अब क्या सूरत हाल है ये कोरोना की, या वीजे की मैं अप्लाई कर सकता हूँ या अभी मैं इंतजार करूँ? मैंने पहले भी एक दफा कॉल की थी लेकिन अभी तक रिस्पांस नहीं मिला। ओके। तो क्या सूरत हाल है? आपकी नेशनलिटी क्या है मेरे भाई? हेलो, मुझे लगता है कि आप टीवी देख रहे हैं ताकि करता सजोड़ना है, इधर के जो अनलिमिटेड पेपर होते हैं वो है मेरे पास। ओके ठीक है, आप टीवी देखिए, मैं आपको आंसर करता हूँ मेरे भाई। राइट, अकील साहब थैंक यू, आपने थोड़ा सा अपना कंसर्न भी बताया कि आपने कॉल, लेकिन जब आप कॉल आपकी मिल जाए फ़ोन टीवी बंद कर दिया करें, फ़ोन पे बात करें। लेकिन कोई जो दोस्त कॉल करते हैं कोशिश करते हैं उनको एडवाइस करें, कुछ लोग ईमेल करते हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि लाइनें में हल 6 लाइन्स हैं वो सारी की बिजी हैं, अगर आपकी कॉल नहीं मिलती उसके लिए माजरत, 1 घंटे का टाइम होता है। लेकिन थैंक यू कि लोग सारे हम हमसे दोस्त हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन लेट मी कम टू द पॉइंट। आप ये देखें कि अगर आपने यूके के अंदर, क्योंकि आप विजिटर आना चाहते हो, तो विजिट का अभी आजकल जो है गवर्नमेंट इसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रही इन दिनों में, जबकि यूके के 1/3 ऑफ द कंट्री में Tier 3 में हम लोग जा रहे हैं, और बाकियों पे भी हम लोग ये गवर्नमेंट ये पॉलिसी बना रही है, और मोर द हाफ ऑफ द कंट्री जो है वो Tier 2 के अंदर है। तो इसका मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर कोई बंदा विजिटर वीज़ा अप्लाई करता है तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सबसे पहले जब यूके में आप आओगे तो कम से कम आपको 14 डेज़ क्वारंटीन करना पड़ेगा, और उसके बाद आप अपनी विजिट करोगे। तो इसलिए देख लें, अगर आपका आना इंतहाई इम्पोर्टेंट है तो येस यू कैन अप्लाई मेड एप्लीकेशन, बट अदरवाइज ड्यू टू द जो वेदर या ये पेंडेमिक और बाकी चीज़ों को देखते हुए दिस इज़ नॉट अ वेरी सूटेबल टाइम फॉर द विजिटर। तो देख लें, अगर कोई ख़ास रीज़न तो आ जाएँ। अब सवाल आपका ये आता है कि क्या अभी आऊँ या बाद में आऊँ, ये ब्रेक्जिट की वजह से, क्योंकि आपके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है इन द इटली, और जब यूके में आप आओगे, आज आ जाओ या ब्रेक्जिट के बाद आ जाओ, दोनों सूरतों में आपने ये सब इस्टेब्लिश करना है कि आपका जो एंटायर एंड सोल पर्पज टू कम टू द यूके, टू विजिट द यूके एंड विजिट द फैमिली, वो पहले आएँ या बाद में आएँ वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो 31 ऑफ दिसंबर या जो डेडलाइन ऑफ फॉर द ब्रेक्जिट है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अफेक्ट हो रही है जो लोग यूरोपियन नेशनल हैं, जो यूरोपियन नेशनल के डिपेंडेंट हैं या उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हैं। अगर वो यहाँ पे आके रहना चाहते हैं या फ्यूचर में इनके इंटेंशन है कि हम इसको यहाँ पे सेटल हो जाएं, उनके लिए ये थोड़ा सा मैटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर कर रही है। बाकी जो विजिटर आना चाहते हैं वो आ जाएं या 6 माह के बाद आएँ, उनके लिए कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। ओके, हेलो Hello, I'm waiting. Yes, my friend, you're live. What's your question, sir? Yes, I want to talk to Mr. Riaz. Go. My friend, I'm speaking. You are live. What is your question now? Thank you, sir. Thank you, sir. Just one question. Please. I am an European national. You're right. I have ILR since 2004.
I came in this country in 88. My wife, my 2 children, they are British. Right. And I do not want to apply for British passport, but I Right. got ILR. So is it necessary to apply for European permanent residency or not? Right. My friend, first of all, let me to explain. Any person who is a European national, the dependent of the European national, or the extended member of the European national, if he or she want to live in the UK after 31st of December, he or she must have to register either on the settlement route or the pre-settlement scheme. So you're the European national, but you have the permanent residence in UK, but you must need to register under the settlement scheme in the UK. The settlement scheme or the PR is almost the same, but the laws say if any European national, not only the PR or the settled person, even any European national want to live in the UK after the 31st of December, he or she must have to register under the pre-settlement or the settlement scheme. So my strongly advice to you, regardless your 2 children are the British national or your family is settled here, but you must and should register via online, go to the solicitor, ask someone advice, but you need to make the application under the settlement scheme. थैंक्स फॉर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए जी। मैं ग्लासगो से बात कर रही हूँ। मैंने पूछना था कि मेरे पास ऑलरेडी लाइफ इन रिमेनिंग तो है यूके में, यानी सेटलमेंट वीज़ा, लेकिन बाय लॉ ये है कि वो यूके टेस्ट पास किया जाए। तो अगर डॉक्टर जो फॉर्म है LR, पता नहीं वो जो फॉर्म है वो फिल कर दें, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ इमिग्रेशन ऑफिस? तो ये इम्प्रूव हो जाता है अगर डॉक्टर आपका फिल कर दे। क्या आपने इंडेफिनिट अप्लाई करना है मैडम? जी मैडम आपने वीज़ा कौन सा अप्लाई करना है, इंडेफिनिट या नेशनलिटी? हाँ जी, ब्रिटिश नेशनलाइज का। नेशनलाइजेशन का इंडेफिनिट तो ऑलरेडी मेरे पास है लाइफ रिमेनिंग का। और आपकी एज क्या है? ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई करना है यानी। ओके मैडम आपकी एज क्या है? इफ यू डोंट माइंड कुड यू टेल मी व्हाट्स हाउ ओल्ड आर यू? 50 राइट, ओके 50। थैंक यू। जो लोग यूके के अंदर किसी भी तरीके से इंडेफिनिट लेने के बाद नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो उनके ऊपर 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1 उन्होंने लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना है, और नंबर 2 उन्होंने B1 एग्ज़ाम पास करना है, या उन्होंने अगर यूके से डिग्री की हो एंड फिर वो उनको एग्जाम्शन मिल जाती है। अब आपके केस में क्या है, क्योंकि एज थर्ड ऑप्शन आता है। अगर किसी की एज 18 साल से कम हो या 65 से अबव हो तो फिर आपको दोनों टेस्ट एग्जाम्प्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी एज 50 है आपको ये दोनों एग्ज़ाम पास करने होंगे। अब सेकंड सवाल ये आता है कि आपकी एज 50 है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप बोलते हैं कि शायद डॉक्टर आपको लेटर देना चाह रहा है। अगर तो किसी किस्म का मेंटली प्रॉब्लम हो, शॉर्ट मेमोरी हो, या आपको याददाश्त नहीं रहती चीज़ें, और इस ग्राउंड्स के ऊपर या इस रीज़न के ऊपर डॉक्टर आपको लेटर देता है, तो यस यू कैन मेक द क्लेम टू द होम ऑफिस एंड देन डिपेंड कि होम ऑफिस को कैसे कंसिडर करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ लोग मेंटली डिसेबल हों, उनको अलाउंसेस मिल रहे हों काउंसिल से, और वो रजिस्टर्ड हों इस सिर्फ नॉट किसी और पार्ट से डिसेबल, सिर्फ मेंटली प्रॉब्लम पे, तो फिर उनको एग्जम्पशन मिलती है। या इन वेरी वीक केस, लेकिन यस ये क्लेम किया जा सकता है अगर डॉक्टर लिख के देता है कोई मेंटल प्रॉब्लम है, याददाश्त नहीं रहती और ये मेमोरी शॉर्ट है, तो फिर भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने बोला कि पहले आपने कोई डिग्री पास की है, कोर्स पास किया है, तो होम ऑफिस का सबसे पहला सवाल होगा कि आपने पहले कोर्स पास कर लिया, अब ये दूसरा कोर्स क्यों पास नहीं कर सकती, या आपका कोई और सिचुएशन तो नहीं है। आप डिपेंड करता है कि आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको असेस करने के बाद क्या रिकमेंड करते हैं। अगर कोई वो लेटर ऐसा देते हैं आपको असेसमेंट करने के बाद कि वाकई को प्रॉब्लम है, तो फिर वो अपनी एप्लीकेशन के साथ होम ऑफिस में सबमिट कर दें
और डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपके केस को रियलाइज़ करते हैं, असेस करते हैं और क्या वो डिसीजन लेते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हाँ जी भाजी। हाँ जी भाजी, सवाल की अपना जी। हाँ जी, ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ हाँ जी। ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ हाँ जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਰਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਰਵੇ, ਹਨਾ। ठीक। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੜ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ? अपन को इतने वीज़ा केड़ा भाजी? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਯੂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ओके थैंक यू। देखो आप दो तीन मुल्कों च नहीं साबित कर सकते। ਭਾਜੀ हाँ जी भाजी। ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁੜਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? ठीक। मेरे वीर थोड़ा सवाल बड़ा इनोसेंस नाल सी सवाल पूछिया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ कि आपां एक परसन आ आपां 2 कंट्री सेम टाइम नहीं रह सकते। ਆਪਾਂ ਨੂੰ डिसाइड करना पैना कि क्या ਆਪਾਂ यूरोप च रहना हुण फ्यूचर च या ਆਪਾਂ यूके च रहना। अगर ਆਪਾਂ यूके च रहना तो लिहाजा फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ जाना और जाके सेम डे आना, क्वारंटीन करना या नहीं करना, ये सारे इररेलेवेंट क्वेश्चन आ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ यूके ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ यूरोप ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਠੀਕ। अनफॉर्चुनेटली जे किसी दोस्त ने तुहानू अपना एडवाइस किया उन्हें सादा एडवाइस की आ, लेकिन कोई गल नहीं। तुसीं हुण अपना सब तो पहलों अपना ज़हन बनाओ कि आपां हुण फ्यूचर दे विच यूके च पक्के होना वा, तुहाडे कोल वीज़ा इत्थे हैगा वा, आपां नूं स्टेटस ठीक आ। जो आपां अपने 5 साल पूरे होने तो आपां आए सीगे उत्थों ला के 5 साल पूरे होने आपां नूं ते आपां नूं इत्थे सैटलमेंट मिल जाना वीज़ा। उस तो 1 साल के बाद आपां नैशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये चैक कर लो कि जिहड़ा तुसीं पहलों वीज़ा अप्लाई कीता सी उस तो बाद तुसीं प्री सैटलमेंट या सैटलमेंट स्कीम लाजमी अप्लाई करनी आ और उसकी डेट भी जी 31 दिसंबर आ। इत्थे अपने आप को सैट करो। अगर आप रहना इत्थे तो लिहाजा फिर आपां नूं कोई होर कंट्री के बारे गलबात करने की लोड़ नहीं। बट अगर तुसीं कहने कि नहीं यार मैं 31 दिसंबर तो पहलों मेरा ख्याल है मैं इत्थे रहना, मैं दोबारा चल जाना फ्रांस जाना या जिथे यूरोप जाना, तो फिर बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन फिर वापस आने वाली गल ना करो। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ और एक कंट्री 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ और ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। टाइम हुआ है ब्रेक का। स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के। वेलकम बैक आउट द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो 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 सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर जी मैं अपने ना नेशनलिटी मेरे पास अटारीन है और मैं यूके में हूँ, 5 साल हो गए, तो मेरी पीआर भी हो गई है तो और मैं काम भी कर रहा हूँ। मैं अपने वाइफ के ब्रदर को बुला सकता हूँ, मैं अपने साला साहब को? बिल्कुल आप बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर है। अच्छा। जिन यूरोपियन नेशनल यूके में रह रहे हैं और अगर वो अपनी फैमिली को, अपने एक्सटेंडेड फैमिली को जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, अगर वो उनको बुलाना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो डेडलाइन है वो है 31 दिसंबर। अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके जो ब्रदर इन लॉ हैं वो आपके डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली और आपके पास अकोमोडेशन है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। आज 15 दिसंबर हो गया है, आपने 31 से पहले एप्लीकेशन करनी होगी। आपको एडवाइस करता हूँ कि आप किसी भी सोलिसिटर को मिल लें या हमसे मिलना चाहे वेलकम, और इमीडिएटली अप्लाई कर दें, वरना उसके बाद जो एप्लीकेशन करेंगे वो इफेक्टिव नहीं होगी। बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है, डिपेंड अपॉन कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ क्या है कि आपकी वो डिपेंडेंसी आपको इस्टेब्लिश करने के लिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी वकील साहब। जी भाजी आपसे लाइव ओवर क्वेश्चन सर। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, छोटा सा क्वेश्चन है कि मैं अगर पाकिस्तान से किसी को विजिटर बुलाऊं और उसकी उम्र हो अंडर 18 और मुझे ये तो पता है कि यहाँ से कौन से मुझे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे, मैं ये जानना चाहता था कि पाकिस्तान से उसकी पेरेंट्स की कोई बैंक स्टेटमेंट या उसकी कितने अकाउंट में पैसे होने चाहिए या इस तरह कोई थोड़ी मालूमात इसके बारे में दे दें कि क्या प्रोसीजर है। जिनको आपने बुलाना उनकी एज क्या है मेरे भाई?
हेलो जी जी। जिनको आप स्पॉन्सर करना जा रहे हैं उनकी एज क्या है मेरे भाई? वो अंडर 18 है, 17। अंडर 18। जी जी। ओके, अब दो सवाल आते हैं कि अंडर 18 यूके में क्यों आना चाह रहा है, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो आना चाह रहा है तो क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ आना चाह रहा है या अकेला क्यों आना चाह रहा है? ना, अकेला। अकेले के लिए अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम आएगा कि वो सबसे पहले गार्डियनशिप गार्डियन लेटर लेना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा और उसकी आने की रीज़न बतानी पड़ेगी। अंडर 18 का अकेले यूके में विजिट के लिए आना, फैमिली को मिलने के लिए बिट क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन अगर आप समझते हो क्योंकि ऐसी रीज़न है कि वो आपका नेफ्यू है, कोई ब्रदर है, कोई फैमिली मेम्बर है, उसके पेरेंट्स नहीं आ सकते, किसी फंक्शन में अटेंड करने आ रहा है कज़न की फंक्शन को, और वो आना चाह रहा है, स्टडी कर रहा है, वापस चला जाएगा, उसके पेरेंट्स की कोई कमिटमेंट्स हैं, वो आ नहीं सकते, तो यस, लेकिन उसके लिए फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी। नंबर 1 कि उसके पेरेंट्स उसको अलाउ करते हैं कि वो यहाँ पे आ जाए, और नंबर 2 जब वो अकेला आ रहा है तो उसके साथ ऐसे कंपनी कौन आएगा, वो किसके साथ आएगा, वो कि अंडर 18 को अकेले सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। और सेकंड ये है कि उसके आने का पर्पस क्या है। थर्ड ये कि वो क्यों ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं कि वो इस एज में आना चाह रहा है और फिर से वापस जाना है। आप ये तो कह नहीं सकते कि वो 15 साल का है और फिर यूके देखना चाह रहा है। दिस इज़ नॉट अ रीज़न अनफॉर्चुनेटली। ओके, इस एज में उसके स्टडी के दिन हैं, उसने पढ़ना है और इस वक्त सैर करना उसके लिए इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कंपेयर टू द स्टडी। जब 18 साल से बड़ा होता है, फिर जब स्टडी फिनिश कर लेगा तब सैर करने आएगा, तो एक रीज़नेबल जस्टिफिकेशन बनती है। तो इसलिए अपने बताना होगा कि कौन सी ऐसे कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस है कि उसका आना बहुत मस्ट है, और दूसरा इसके साथ साथ उसके पेरेंट्स नहीं आ सकते, या फिर थर्ड ये कि उसकी कंपनी कौन देगा। अगर तो आप तमाम चीज़ें इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि अगर ऐसे अकेले बच्चे का आना हो अंडर 18 का, तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो डाउट में जाता है कि वाई ही जस्ट वांट टू कम इन। तो ये अगर चीज़ें पूरी हो रही हैं, आप किसी वकील को मिल लें, डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, रीज़न बता दें, ताकि उसकी फिर एडवाइस लेके फिर उसका एप्लीकेशन करना। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। हेलो हेलो या जी सर, फरमाइए इस सवाल क्या आपका जी। वालेकुम सलाम जी, क्या सलाम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे ठीक हो जी? सर सांझ बिल्कुल ठीक ठाक। सवाल क्या मेरे भाई आपका? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਐਮਬੈਸੀ ਕੁਛ ਵੀ कोई इदा का राइट राइट। मेरे भाई जो आपने एमनेस्टी की बात करते हैं, अभी तो कोई अंडर प्रोसेस या अंडर प्रपोजल नहीं है। ये एक ह्यूमर था कि ब्रेग्जिट के बाद गवर्नमेंट ये करेगी, पॉसिबल है करे, लेकिन आज इस वक्त तो नहीं है। लेकिन सेकंड ये होता है कि हम तमाम दोस्तों को, कॉलर्स को, व्यूवर्स को, हमारे क्लाइंट्स को ये हमेशा स्ट्रॉन्गली एडवाइस करते हैं कि अगर आपने यूके में रहना है तो दो ही शर्तें हैं। आपके पास वीज़ा हो, अगर वीज़ा नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग हो विद होम ऑफिस। अगर कोई आपका दोस्त या आप खुद अगर आपके पोजीशन में 14 साल से रह रहे हैं, तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली एडवाइस करता हूँ कि आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन लाजमी डालनी चाहिए। जो एमनेस्टी होती है वो कोई लॉ नहीं बनता, या आपको लेटर नहीं आता कि एमनेस्टी हो गई है, या न्यूज़ में नहीं आता कि जी हम एमनेस्टी बना दी है, आप लिहाजा अप्लाई करें। अनटिल और अनलेस लॉ नहीं बने कि 20 साल की बजाय 14 साल या 10 साल का क्राइटेरिया आ जाए कि जो लोग 10 साल से रह रहे हैं या 14 साल से रह रहे हैं, अदरवाइज़ लॉ तो है क्लियर 20 साल का आज के दिन। लेकिन देखा जा रहा है कि जो लोग एक सफिशिएंट टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके केसेस को अब होम ऑफिस काफ़ी पॉजिटिव ले रहा है। जब भी जो लोगों की ये स्कीम आती है, जब लोगों की एप्लीकेशन अप्रूव होती है, वो एक उनका जो ट्रेंड होता है, अब जो होम ऑफिस का जो ट्रेंड है, वो जो लॉन्ग टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं उनकी एप्लीकेशनों को अच्छे तरीके से अगर आपने जस्टिफाई किया हो, तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी हो, ना जाने की रीज़न आपके पास हो, और यूके के अंदर आपने अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली, तो ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बट
बेशक वहाँ पे 1% चांस है वीज़ा लगने का या नहीं भी है, लेकिन फिर भी विदाउट पेंडिंग एप्लीकेशन किसी को यहाँ पे रहना आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो स्ट्रॉन्गली एडवाइस करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो यू शुड मेक द एप्लीकेशन टू द होम ऑफिस। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज भाई, मेरा नाम राशिद है। मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी थी। मैंने आपको बताया था मैं पाकिस्तान से अपने सास ससुर को यहाँ पर बुलाना चाह रहा हूँ। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। राइट। उसकी बेस पे मैंने उनको कहा था कि एप्लीकेशन डालो वहाँ से। उन्होंने एप्लीकेशन डाली तो उनका वो वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वैलिड रीज़न नहीं है और कहा कि आप वहाँ जाओगे तो वापस नहीं आओगे। राइट। जबकि वो यहाँ आके 3-4 दफ़ा जाके रह के जा चुके हैं। राइट। और दूसरी बात ये, उनके पासपोर्ट पे न्यूजीलैंड का अभी भी वीज़ा 3 साल का लगा हुआ था। राइट। फिर भी और उन्होंने अभी तक इस दफ़ा उन्होंने एप्लीकेशन वो जो रिजेक्ट किया उसकी कोई अपील भी नहीं डाली। राइट। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हम लोग यहाँ से उनके लिए केस लड़ सकते हैं या फिर हमें नई एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी? राइट, थैंक यू। पहला सवाल तो ये है कि अगर आपकी मिसिज एक्सपेक्टेड हैं बेबी और आपको अच्छा होता कि अगर आप सिर्फ अपनी मदर इन लॉ का अप्लाई करते या मदर का अप्लाई करते, क्योंकि उनको इस पोजीशन में आपकी वाइफ को एक फ़ीमेल सपोर्ट की ज़रूरत थी, ना कि आपके फादर की या फादर इन लॉ की। अकेला होते तो कम से कम ये भी एक अच्छा रीज़न बनती थी कि लो जी मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जहाँ पे हैं, लिहाजा मेरी टाइज़ हैं तो मैं वहाँ पे इंटेंशन स्टे नहीं करूँगी और मैं वापस आ जाएंगी। अब दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से जो विजिटर एप्लीकेशन है उनको काफ़ी पॉजिटिव नहीं कंसिडर किया जा रहा। ये तो कंडेम्ड करते हैं कि आप सोशलाइज ना हों, आप अपने घरों में आइसोलेट करें, सेल्फ आइसोलेशन करें अपने आप को, और सिर्फ नेसेसिटी है जो ज़रूरत है तो बाहर निकलें वरना ना निकलें। तो और थर्ड ये कि आपने आते ही अपने 14 डे के लिए आप क्वारंटीन करें। तो ये तमाम जो शर्तें हैं ये आज के दिन में विजिटर वीज़े को इतनी फेवरेबल जो एटमॉस्फेयर नहीं है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बट आपकी रीज़न डिफरेंट थी, अच्छा होता अपनी मदर इन लॉ का अप्लाई करते या मदर का अप्लाई करते। बट अभी भी आपके पास राइट है कि चेक करें कि अगर उन रीज़न सिर्फ सिंपल दी हैं तो आप इसको एडमिट वे में लेके जा सकते हैं, या सेकंड आपके पास राइट है कि आप एक फ़्रेश एप्लीकेशन अकेली फ़ीमेल की कर दें जो उनके हस्बैंड उनका अप्लाई ना करें, ताकि ये एक जो जस्टिफिकेशन है कि जब आप जाओगे वापस नहीं आओगे, आपके यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर आपकी कोई सोशल टाइज़ नहीं है, फैमिली टाइज़ नहीं है, तो वो जो एस्पेक्ट्स है वो भी कम से कम अच्छे तरीके से ड्रेस हो जाएगा। अगर तो यही पोजीशन है कि आपके पास वाकई आपको कोई फीमेल असिस्टेंट की ज़रूरत है इस वक्त मॉरली और फिज़िकली, तो मेरे ख्याल में सिर्फ अकेली एप्लीकेशन होनी चाहिए थी और अभी भी आपके पास राइट है, एक फ़्रेश नई एप्लीकेशन की जा सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी जी मुझे पूछना ये था कि मेरी अम्मी जो हैं वो बीमार हैं, मेरी बहन और उनके हस्बैंड पाकिस्तान में होते हैं, तो वो उनको बुलाना चाहती हैं, तो कौन से वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहिए? मेरी बहन के 2 बच्चे 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और एक बेटी जो है 18 साल से कम उम्र की है, तो कौन से वीज़ा उनके लिए सूटेबल होगा, किस कैटेगरी में उनको बुलाएं? और अगर वो चाहें कि परमानेंट बेटी और दामाद और उनकी फैमिली को यहाँ पे करना चाहें, परमानेंट उनका की इंडेफिनिट करवाना चाहें, तो उसके लिए क्या सूरत हाल होगी? ठीक ठीक। कौन सा वीज़ा कौन सी कैटेगरी में आएगा? आपकी कॉल का शुक्रिया मैडम, आप टीवी पे आंसर सुने। पहला तो सवाल ये है कि आपकी अम्मी के पास कोई राइट नहीं है कि वो अपनी डॉटर या उसके हस्बैंड या उन फर्दर के बच्चों को बुला के किसी सेटलमेंट रूट के ऊपर यहाँ पे बुलाएं और सेटल कर लें। अगर वो बीमार हैं या आपकी, अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी सिस्टर कहती है कि मैं अपनी मेरी मदर इज़ बीमार हैं, शीज़ अगर उनको कोई ट्रीटमेंट हैं, तो क्योंकि वो वापस पाकिस्तान नहीं जा सकती, तो मैं अपनी माँ को मिलने के लिए यूके में आना चाहती हूँ, तो उनको विजिटर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा।
हाँ, उसमें मैक्सिमम ये हो सकता है कि अगर उनके हस्बैंड साथ आना चाहते हैं आ सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे 18 साल के अराउंड हैं या बड़े हैं, छोटे हैं, तो वो बच्चों के बगैर अप्लाई करेंगे तो उनके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बल्कि इवन अगर वो अकेली अप्लाई करती हैं तो उनके ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा लगने के, और ये बात साबित की जा सकती है एप्लीकेशन के अंदर या इस्टेब्लिश की जा सकती है कि मैं अपने हस्बैंड को, अपने टीनेज बच्चों को अपने होम कंट्री में छोड़ के जा रही हूँ, और मेरा इंटायर एंड सोल जो पर्पज़ है टू सी माई मदर, जो कि सिक हैं, बीमार हैं, अंडर ट्रीटमेंट हैं, और मैंने उनको मिलके वापस आ जाना है, तो उनके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर वो कहते हैं हमने सारी फैमिली जा रहे हैं यूके में उनको मिलने के लिए, देखने के लिए, और फिर वापस आ जाएंगे, इसमें शायद आपका केस वीक हो जाए। अब थर्ड सवाल आपका ये था कि वो कौन सा वीज़ा है वो सेटल हो सकते हैं। वो अम्मी की बेस पे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका कोई अपनी ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि उनके पास उनकी क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो यहाँ वर्क पे आना चाहते हैं आ सकते हैं। अगर कोई स्टडी पे आना चाहते हैं तब आ सकते हैं, या जो स्टार्टअप वीज़ा है जिसको बिजनेस वीज़ा बोलते हैं उस पे आ सकते हैं। यूके के अंदर इमिग्रेशन की मोर देन 87 कैटेगरीज हैं। अब डिपेंड करता है कि वो किस में फॉल करते हैं। लेकिन जो बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है कि क्या अगर अम्मी बीमार हैं तो क्या वो यहाँ पे आके सेटल हो सकते हैं, ये अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मुश्किल है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, ये एक जनरल डिस्कशन है कि जब भी कोई बंदा यहाँ पे सैर के लिए आता है, तमाम चीज़ों के अलावा जो कि उसके पास मनी होनी चाहिए, अकोमोडेशन होना चाहिए यहाँ पे आके रहने के लिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कि उसके ने ये डेमोन्स्ट्रेट करना है, इस्टेब्लिश करना है कि उसका यूके में आने का जो पर्पस है वो इंटायरली टू सी द फैमिली एंड विजिट द यूके, एंड ही हैव अ फुल इंटेंशन टू लीव द कंट्री विद इन ऑथराइज्ड टाइम्स। ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वीक में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी की बनाई है जो स्किल्ड वर्कर के ऊपर, नेक्स्ट वीक हम डिटेल से बात करेंगे कि स्किल्ड वर्कर के लिए एम्प्लॉयर को स्पॉन्सर लाइसेंस चाहिए, और फिर वो अपने एम्प्लॉय को, और जो कि यूके में जो ब्रिटिश नॉन ब्रिटिश है, जो नॉन सेटल्ड है, उसको कैसे बुला सकता है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट, उसके डॉक्यूमेंटेशंस, और फिर जो स्किल्ड वर्कर की जो कैटेगरीज है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एंड तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।